प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व, इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 में फुल एक्सप्लेनेशन किया है। जो भी इस चैप्टर को नहीं देखे हैं जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के देख लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 2 बाय सफल एकेडमी, या फिर साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 बाय सफल एकेडमी। चैप्टर का नाम किसी तरह से भी लीजिए, लास्ट में आपको बाय सफल एकेडमी लगाना है, वो क्लास आपको मिल जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी 2 पार्ट में। देखिए, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है। जब आप एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं तो चैप्टर से संबंधित सारी प्रश्न आपसे की सॉल्व हो जाती है, सारा प्रश्न आपका बन जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको आप सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसलिए पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरह से उसको याद कीजिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट उसमें समझाई गई है, और उसी से आपके प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है आत्म और व्यक्तित्व यानी सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इस चैप्टर से फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज समझ में आएगी। आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो बहुत चीज अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आएगा, कोई अलग चीज नहीं है, वही सब चीज है जो आपके चैप्टर में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी वैसा सब्जेक्ट है ही जिसमें आप समय नहीं देंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप समय देंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे बातों को और उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। ये कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है जो आप उसको समझ करके, कहानी किस्सा को सुन करके उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में जाके बना दोगे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे प्यारे बच्चों, वो हम लोगों का जो होगा 12th साइकोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो इसका विषय वस्तु के अंतर्गत शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, फिर हम लोग बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, सारी चीज क्लियर है, ऑडियो वीडियो सारी चीज क्लियर है। कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है। क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रा मनोग्रंथि इडिपस मनोग्रंथि क्या है? इलेक्ट्रा मनोग्रंथि वो इडिपस मनोग्रंथि क्या है? देखिए, आप क्लास 12 साइकोलॉजी में सेकंड चैप्टर में 2 ग्रंथि के बारे में, 2 ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा है। एक है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, एक है इडिपस मनोग्रंथि। अब इलेक्ट्रा मनोग्रंथि जो होता है ये गर्ल्स में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। ये इलेक्ट्रा मनोग्रंथि की बात करें तो ये कहां पाई जाती है बाबू? ये गर्ल्स में यानी लड़कियों में पाई जाती है। और इडिपस मनोग्रंथि जो होता है ये बॉयज में पाया जाता है। ये दोनों ग्रंथि पाए जाने के कारण, यानी एक ग्रंथि लड़की में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में। अब ये ग्रंथि लड़कियों में पाए जाने के कारण उसमें एक हार्मोन सेक्रेशन होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण लड़कियां अपनी मां से प्रतियोगिता करती है और अपने बाप से, अपने पिता से स्नेह करते हैं, है ना। अपने पिता से, है ना, उनको स्नेह हो जाता है, अपने पिता से ठीक ठाक मिलजुल करके रहते हैं और अपनी मां से दूरी बनाते हैं। और ये इडिपस मनोग्रंथि जो लड़कों में पाया जाता है, तो इडिपस मनोग्रंथि में जो भी हार्मोन का सेक्रेशन होता है उसके कारण लड़के अपने पिता से दूरी बनाते हैं और मां से सारा चीज बातचीत शेयर करते हैं और मां से उनको काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। तो यही है 2 ग्रंथि, समझ गए? तो ये ग्रंथि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ये ग्रंथि आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, किसी भी तरह से पूछेगा, लेकिन अगर आप थ्योरी में पढ़े हैं तो आप दोनों का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रा मनोग्रंथि को देख लेते हैं। यानी इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, लड़कियों में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि पाई जाती है। सबसे पहला क्लियर यही हो गया। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से लड़कियों में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, एडिपस मनोग्रंथि, या फिर पीयूष मनोग्रंथि, है ना, या फिर सॉरी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो पाई जाती है लड़कियों में पाई जाती है। अब इलेक्ट्रा एक ग्रीक चरित्र थी। इलेक्ट्रा जो थी प्यारी बच्चों एक ग्रीक चरित्र थी, यानी ग्रीक लड़की थी, ग्रीक, है ना, ग्रीक एक चरित्र थी, कैरेक्टर थी ग्रीक का। ग्रीस देश नाम का सुने हैं? ग्रीस, है ना, ग्रीस जो देश है वहां एक लड़की थी। वो लड़की किया क्या था,
अपने भाई की मदद से, है ना, अपने भाई की मदद से अपनी माँ की हत्या कर दी थी, अपने माँ की हत्या करवा दी थी, अपनी माँ की मर्डर करवा दी थी अपने भाई की मदद से इलेक्ट्रा। और वो क्या किया था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती है और अपनी माता से नफरत करती हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये जो लड़की थी इलेक्ट्रा ग्रीक की चरित्र जो थी, अपने भाई के सहयोग से अपनी माँ का हत्या करवा देती है, यानी मर्डर करवा देती है और अपने पिता से लगाव बना लेती है ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, है ना। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं और अपनी माता से नफरत करती है, मतलब दूर भागती है। बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि के कारण आप अगर ये चीज अगर देखिएगा तो ये चीज जो है, ये चीज बाल्यावस्था में देखने के लिए मिलता है ना, किशोर अवस्था में नहीं। बात समझ में आ रही है। किशोर अवस्था में ये चीज ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, ये चीज आपको बाल्यावस्था में देखने के लिए मिलेगा, किशोर अवस्था में ये चीज देखने के लिए नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एडिपस मनोग्रंथि जस्ट उल्टा हो जाएगा। एडिपस मनोग्रंथि इस अवस्था में बालक में एडिपस मनोग्रंथि का अनुभव करता है ना, इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में, जिसमें लड़का अपनी माता के प्रति प्रेम और अपने पिता के प्रति आक्रामकता यानी गुस्सा दिखाता है। एडिपस एक ग्रीक राजा था जिसने अनजान में अपने पिता की हत्या कर अपनी माता से विवाह कर लिया था। इसके भी पीछे एक रीजन है। ये एडिपस मनोग्रंथि का नाम एडिपस मनोग्रंथि इसलिए पड़ा है कि एडिपस एक राजा था, राजा। उन्होंने क्या किया था, वो अपने पिता का, अपने फादर का मर्डर कर दिया था और अपनी मां से जो है विवाह कर लिया था। इस तरह का घटना घट चुकी है हमारे इतिहास में, हमारे इतिहास में, इस दुनिया के इतिहास में, समझ गए। उसी तरह से इलेक्ट्रा की थी, इलेक्ट्रा अपने भाई के मदद से अपने किसका, अपनी मां का हत्या कर दी थी और एडिपस अपनी पिता का हत्या कर दिया था। इसलिए इस ग्रंथि का नाम यही दोनों व्यक्ति के नाम पर रखा गया है ना। एडिपस मनोग्रंथि का नाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन दुनिया वालों ने देखा कि एडिपस मनोग्रंथि का जो है ना कार्य है, एडिपस मनोग्रंथि के कारण जो घटना हुई है वो राजा एडिपस ने किया है, इसलिए इस ग्रंथि का नाम एडिपस मनोग्रंथि रख देते हैं। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का नाम कुछ और हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रा ही मनोग्रंथि क्यों रखा गया, क्योंकि वो घटना, वो लड़की जो की अपने भाई की मदद से, इलेक्ट्रा जो लड़की थी, वो लड़की का नाम क्या था, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा लड़की अपनी भाई की मदद से अपनी मां का मर्डर करवा देती है और अपने पिता से विवाह कर लेती है ना। तो ये जो घटना घटी तो इलेक्ट्रा के कारण और ये एडिपस के कारण, तो यहाँ जो ग्रंथि है मनोग्रंथि, यही दोनों मनोग्रंथि के कारण ये घटनाएं घटती है। तो सूट करता है ये लोग का नाम, तो ये लोग का काम सूट कर रहा था उस मनोग्रंथि के कारण ही ये लोग काम किए थे, इसलिए यही लोग के नाम पर वो दोनों मनोग्रंथि का नाम रख दिया गया है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि और एडिपस मनोग्रंथि, ठीक है। अब देखिएगा अगला, आत्म से आप क्या समझते हैं, यानी सेल्फ से आप क्या समझते हैं, आत्म से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा चीज है, खुद का जो कॉन्सेप्ट है, स्वयं का जो कॉन्सेप्ट है वही है आत्म। खुद का कॉन्सेप्ट, स्वयं का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आत्म कहेंगे। आत्म का अर्थ स्वयं यानी खुद यानी सेल्फ होता है। आत्म हर जीव के अंदर होता है और जो उसे मैं होने का अनुभव कराता है। आत्म जो है हर जीव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर होता है, जो उससे मैं होने का अनुभव कराता है। कौन, आत्म, है ना। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा खुद का नाम क्या है, मेरा खुद का कार्य क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारे सवाल जो जुड़े हुए हैं वो मैं का कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ना। सभी लोगों का सोच और विचार अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उनके आत्म की अवधारणा भी अलग अलग होती है। हमारा सोच विचार अलग है, आपका सोच विचार हमसे अलग है, किसी और का सोच विचार हमसे भी अलग है, ठीक है। तो समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं तो सभी लोगों का आत्म अलग अलग है, सभी लोगों की धारणा अलग अलग है, सभी लोगों का सोचने का अलग अलग तरीका है, सभी लोगों का विचार अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो यही है आत्म। आत्म का मतलब होता है खुद का कॉन्सेप्ट, यानी खुद का विचारधारा, खुद की सोच, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आत्म कहेंगे। बात समझ में आ गई। अगर ये पूछेगा कि आत्म से आप क्या समझते हैं, अगर ये पूछेगा कि आत्म से आप क्या समझते हैं, क्या बता पाओगे, यस या नो। क्या इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, आत्म के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। आत्म का मतलब होता खुद यानी स्वयं, सिंपल सा मतलब है। आत्म का मतलब होता खुद यानी स्वयं। क्या बातें समझ में आ रही है, यस या नो। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को बता दीजिएगा कि बातें समझ में आ रही है सर, ठीक है। तो आत्म का मतलब होता खुद यानी मैं, समझ गए। अब देखिएगा अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है,
आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक का सुझाव दीजिए। यानी खुद को कंट्रोल करने के लिए, है ना, कभी कभी इंसान खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता है, बुराई काम करने के लिए रोक नहीं पाता अपने आप को। मन कहता है कि वो काम मत करो, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते हैं मन को, है ना। मन कहता है कि मोहम्मद जाओ, फिर भी नहीं रोक पाते, फिर भी चले जाते हैं। तो खुद को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मनोवैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं, क्या क्या तकनीक हो सकती है, वो चीज आपको पूछा गया है। समझ गए? चलिए इसका आंसर आप लोग सोचिए मने मन, है ना। क्या ये सब चीज पढ़ाएं आप लोगों को? यस या नो? एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारी चीज समझ में आ रही है। यस या नो एक चीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एक सेकंड हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। तो ये चीज समझ में आ रही है। अब यहां देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, यानी खुद को कंट्रोल करने के लिए, खुद को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब यहां देखिएगा, आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है। पहला जो तरीका होगा वो होगा आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे व्यवहार को पुरस्कृत किए जाते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। यह तकनीक लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसको कहते हैं आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट, यानी अपने आप को प्रबलन देना। अगर हम खुद देखिए, कभी कभी होता है ना कि अपने आप को, चलो भाई आज अगर ये टास्क पूरा कर लिए, आज अगर 2 चैप्टर पढ़ लिए साइकोलॉजी का कंप्लीट कर लिए, तो आज जो है चाय पीने जाएंगे, आज पार्टी करने जाएंगे, मिठाई खाने जाएंगे। कभी कभी अपने आप को भी इनाम देते हैं, है ना। अपने आप में भी कभी सोचते हैं ना कि भाई वो काम करने का मन नहीं करता है, चलो साइकोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने का मन नहीं करता है, चलो फिर पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ लेंगे, अपने आप में कंडीशन देते हैं, अपने मन में हम लोग सोचते हैं कि अगर पढ़ लेंगे ना तो पक्का जाकर के आज 2 मिठाई खाएंगे। अगर पढ़ लिए और मिठाई खा ली तो वही हुआ सेल्फ रीइंफोर्समेंट, यानी आत्म प्रबलन, यानी खुद को गिफ्ट देना, है ना। किसी काम को करवाने के लिए अपने आप से खुद को गिफ्ट देना, खुद को रेगुलेट करना, उसी को कहते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट, है ना, यानी आत्म प्रबलन। जब यानी ये जो होता है प्रबलन विधि, एक होता है प्रबलन विधि, आप लोग पढ़िएगा, बच्चों को पढ़ाने की विधि है। ये रीइंफोर्समेंट मेथड कहता है कि बच्चों को इनाम दीजिएगा, पुरस्कार दीजिएगा अच्छा काम के लिए तो वो अच्छा काम करेगा, है ना। बुरा काम के लिए पनिशमेंट दीजिएगा तो वो बुरा काम करना छोड़ देगा। बच्चे अगर होमवर्क करके लाते हैं, है ना, स्कूल के बच्चे, तो उनको आप क्या दीजिए, पुरस्कार दीजिए। तो मतलब आप प्रबलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नहीं करके लाते हैं तो उसको डंडा से मारिए, उनको दंड दीजिए, तो ये प्रबलन विधि है। तो यही अगर ये प्रबलन विधि अपने आप में हम लागू कर दें, है ना, हम खुद अपने आप को दंडित करने लगे। अगर हम कोई बुरा काम कर लिए तो हम अपने आप को खुद दंडित करने लगे, अपने आप को खुद सजा देने लगे। जब हम अच्छा काम कर लिए तो अपने आप को खुद पुरस्कार यानी गिफ्ट देने लगे। तो जब प्रबलन विधि खुद पर लागू करेंगे तो उसको कहेंगे आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। और प्रबलन विधि का मतलब क्या होता है, वैसी विधि जिसमें बच्चा को अच्छा काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है और खराब प्रदर्शन के लिए, खराब काम के लिए दंड दिया जाता है। होमवर्क करके लाएगा पुरस्कार देंगे, नहीं लाएगा मारेंगे डंडा से। तो यही होता है प्रबलन विधि। और वही प्रबलन विधि जब हम खुद अपने आप पर लागू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आत्म प्रबलन। हम अपना अच्छा काम अगर कर लेंगे, वही एग्जाम्पल दिए ना कि अगर 2 चैप्टर आज अगर पढ़ लिए तो अपने आप को गिफ्ट देंगे, अपने आप को मार्केट में लेकर के एकदम सिनेमा हॉल जाएंगे, आज मूवी देखेंगे। तो ये क्या हुआ, गिफ्ट देना, अपने आप को पुरस्कार देना। अच्छा काम किया, अगर नहीं किए तो अपने आप को सजा देंगे, है ना। अगर आज जो है 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो आज खाना नहीं खाएंगे। बोलते हैं ना कभी कभी कि चलो आज अगर 5 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं दंड देते हैं, अपने आप को पुरस्कार भी देते हैं। तो प्रबलन विधि जो बच्चे पर लागू की जाती है उसको जब खुद पर लागू करेंगे उसको कहेंगे आत्म प्रबलन यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। समझ गए? तो ये आत्म नियंत्रण का सबसे बड़ा विधि है ना, यानी खुद को कंट्रोल करने का, सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा विधि है आपका आत्म नियंत्रण। समझ गए? आत्म नियंत्रण का सबसे बेस्ट विधि है। उसके बाद है आत्म अनुदेश यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने आप को डायरेक्शन देना, अपने आप को दिशा निर्देश देना कि भाई ये काम करो, ये करो, ये गलत है, ये सही है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को दिशा निर्देश दे रहे हैं हम लोग। जब अपने आप को हम दिशा निर्देश देंगे, अपने आप को अच्छा काम के लिए दिशा निर्देश देंगे, बुरा काम के लिए अपने आप को रोकेंगे, तो अपने आप को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, यानी आदेश दे रहे हैं। तो अपने आप को आदेश देना अच्छा काम करने के लिए और बुरा काम के लिए रोकना, अपने आप को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं
तो इसी को कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी आत्म अनुदेश। ये एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है। पराये व्यक्ति अपने आप को कुछ करने के लिए अच्छे तरीके से व्यवहार करने का अनुदेश देता है, मतलब कुछ अच्छा काम करने के लिए अपने आप को क्या देता है, अनुदेश देता है, डायरेक्शन देता है ना। तो ये हो जाएगा आत्म अनुदेश विधि। आत्म नियंत्रण का ये दूसरा विधि हो गया। पहला विधि तो पराई विधि सेल्फ रेइंफोर्समेंट, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, और हो जाएगा अपने व्यवहार का परीक्षण, यानी हम खुद को कंट्रोल करेंगे या फिर आप अपने आप को खुद को कंट्रोल कीजिएगा। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए, आत्म नियंत्रण के लिए व्यक्ति को खुद के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहिए। हमारा व्यवहार अच्छा है या घटिया है ना। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, हम 24 घंटा में कौन सा काम करते हैं, जो काम करते हैं वो काम अच्छा है या घटिया काम है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, रहने सोने का तरीका जो है, मेरा जो बिहेवियर है वो अच्छा बिहेवियर है या घटिया बिहेवियर है, इस चीज को देखना जरूरी है। ये वो कहते हैं ना कि किसी दूसरे को देखने से पहले अपने आप में अंदर में झांक करके देखिए। तो वो होता है कि आप खुद को क्या कीजिए, अपने खुद के व्यवहार को देखिए, परीक्षण कीजिए, यानी अपने व्यवहार का परीक्षण। यानी इस तकनीक में आत्म के विभिन्न पक्षों को मजबूत करने के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त की जाती है, यानी खुद के पक्षों को, यानी अपने आप के सारे पक्षों को, यानी अपने आप के मानसिक, शारीरिक, यानी जितने भी पक्ष हैं, जितने भी गुण हैं, सारे गुण को ठीक करने के लिए अपने आप में, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अपने व्यवहार का परीक्षण करना, अपने व्यवहार को देखना, अपना चाल चलन को देखना। यही है ना देहाती भाषा, अपना चाल चलन पहले देखो तब दूसरे का चाल चलन पर उंगली उठाना। तो अपना चाल चलन को देखना, अपना व्यवहार को देखना ही क्या कहलाता है, आप अपने व्यवहार का परीक्षण करना कहलाता है। समझ गए, ये 3 विधि हो जाएगा। तो क्या अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि आप सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण की विधि का प्रयोग बताइए, तो सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म नियंत्रण की ये तीनों विधि आपको पता होगा ना, कि आत्म प्रबलन हो जाएगा, आत्म अनुदेश हो जाएगा और अपने व्यवहार का परीक्षण हो जाएगा। क्या ये पूछेगा तो आप बना सकते हो, यस या नो, आराम से आप इसको बता सकते हो। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, और दूसरा नंबर क्या था, इलेक्ट्रा और इडिपस। अब देखो आगे की बात करते हैं, रोर्सा मस्तिष्क में परीक्षण क्या होता है। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि किसमें, लड़कियों में पाई जाती है। इडिपस मनोग्रंथि किसमें, लड़कों में पाया जाता है। याद रखना, एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा यहां से। इलेक्ट्रा मनोग्रंथि लड़कियों में और इडिपस मनोग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। क्लियर। अब यहां देखो अगला जो है, रोर्सा मस्तिष्क परीक्षण क्या है, ये चीज पढ़ाए थे हम, है ना, अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए हैं। ये देखो, ये परीक्षण रोर्सा मस्तिष्क परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें व्यक्ति को कुछ स्याही के धब्बे वाले चित्र दिखाए जाते हैं। अब आपको पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विधि में, कौन सा मनोवैज्ञानिक विधि में व्यक्ति को स्याही के धब्बे वाला चित्र यानी फोटो दिखाया जाता है ना। आपको 4 को विधि दे देगा, उनमें से रोर्सा मस्तिष्क परीक्षण विधि रहेगा। तो किसको टिक करोगे, तो इसी को टिक करोगे ना, कि रोर्सा मस्तिष्क परीक्षण में व्यक्ति को स्याही के धब्बे वाला चित्र दिखाया जाता है ना। व्यक्ति को स्याही के धब्बे वाला चित्र दिखाई देता है। ये चित्र दिखने में असामान्य और अस्पष्ट होते हैं, यानी कोई निश्चित चीज नहीं दिखाई देता। यानी जब उनको चित्र दिखाई देता है, जब उनको चित्र दिखाया जाता है तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है ना, वो क्लियर अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वो अस्पष्ट रहता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। वो बात समझ रहे हैं। जब वो क्लियर दिखाई नहीं देता है तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति को पूछा जाता है कि देखो तुमको जब क्लियर दिखाई नहीं देता है, तुम अपने मन से बताओ वो क्या हो सकता है ना। अगर मान चलिए क्लियर अगर दिखाई नहीं देगा तो व्यक्ति बोलेगा 2 आदमी बीच में लड़ाई कर रहा है, 2 आदमी बीच में बैठ के बात कर रहा है ना। अगर बीच में लड़ाई कर रहा है तो अगर वो क्लियर को देखो, जब पिक्चर इनको दिखाया जाता है इस विधि में, जब स्याही धब्बा वाला फोटो इनको, चित्र इनको दिखाया जाता है, वो क्लियर स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। तो व्यक्ति को पूछा जाता है कि क्या क्लियर दिखाई देता है, व्यक्ति बोलता है नहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। तब परीक्षण करने वाला मनोवैज्ञानिक उससे पूछता है कि बताओ तब तुम्हारे मन में क्या आता है, वो क्या हो सकता है। जब व्यक्ति बोलता है कि 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है, चलो ठीक है, 2 आदमी आपस में मिलजुल करके खाना खा रहा है बैठ करके, ठीक है। अब यहां देखो, अब व्यक्ति अगर बोलेगा कि 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है, ये चित्र में और स्पष्ट चित्र हमको जो दिखा रहे हैं इसमें लगता है कि 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक समझ जाएगा कि जिसका परीक्षण हम कर रहे हैं उसके मन में द्वंद्व भरा पड़ा है, लड़ाई मार झगड़ा वाला गुण भरा पड़ा उसका दिमाग में।
अगर वो कहेगा कि दो व्यक्ति आपस में बैठ के खाना खा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने वाला मनोवैज्ञानिक समझ जाएगा कि ये व्यक्ति के मन में आपसी सहयोग, आपसी प्यार वाला गुण भरा पड़ा है ना? समझ रहे हैं? तो इसी के यानी एक गेस किया जाता है कि आदमी के मन में क्या क्या चीज छिपा हुआ है। स्पष्ट फोटो यहां नहीं दिखाया जाता है। अगर स्पष्ट फोटो दिखेगा तो व्यक्ति तो बता देगा कि हाँ भाई ये चीज है, ये चीज है। यहां अस्पष्ट रूप से दिखाया जाता है ताकि व्यक्ति अपने मन के, उनके मन में जो भी चीज है वो बोले, उनका मन में जो भी चीज है वो बाहर निकले। बात समझ में आ रही है? जब उनके मन में जो भी चीज है बाहर निकले, लड़ाई झगड़ा को लेकर के मन में कोई चीज होगा उसी तरह से वो जवाब देगा। अगर शांति को लेकर के उनका दिमाग में कुछ नहीं होगा उसी तरह से वो जवाब देगा। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहा है, इस तरह का अगर जवाब देगा तो हम समझ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक समझ जाएगा कि इसके मन में लड़ाई झगड़ा वाला द्वंद्व चल रहा दिमाग में। अगर दो व्यक्ति आपस में बैठ के खाना खा रहा है मिलजुल करके, तो समझ जाएगा मनोवैज्ञानिक कि भाई ये सहयोगी वाला व्यक्ति है ना, ये आपस में प्रेम, आपस में सहयोगी की भावना रखने वाला व्यक्ति है, इनके मन में सहयोग की भावना है। समझ गए? इनका मन बिल्कुल शांत है। तो इस तरह से यहाँ परीक्षण किया जाता है। तो असामान्य स्पष्ट होते यानी कोई भी निश्चित चित्र नहीं होता, लेकिन जब आप इन्हें देखते हैं तो आपके दिमाग में कोई ना कोई कल्पना है ना, वही कल्पना, दो आदमी लड़ाई कर रहा है, दो आदमी खाना खा रहा है, कल्पना या भावना या छवि बनती है। यही कल्पना या जवाब ये बताता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं, ये बताता है कि आप अंदर से कैसे सोचते हैं, आपकी भावनाएं कैसी है, आपके अंदर कोई डर, गुस्सा, तनाव या रचनात्मकता छुपी हुई है या नहीं। इसी के आधार पर पता चलता है। बात समझ में आ गई? इसी के आधार पर वहां पता चलता है कि आपके मन में क्या छिपी हुई है। ठीक है? तो ये सब चीज अगर पूछेगा तो क्या बता पाओगे? यस या नो? आराम से इसको बता पाओगे। तो क्या अगर आपको रोसा मस्तिष्क परीक्षण के बारे में पूछेगा तो ये आप आराम से बता दोगे? ये शॉर्ट में पूछा है। जब लॉन्ग में पूछेगा तो आपने पूरा हम पढ़ाए हैं, है ना। जब लघु में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में ज्यादा नहीं लिखना है। जब लघु में पूछेगा तो इतना ही लिखना है, बस इससे आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? चलिए 4 गो हो गया। इसी तरह से आप लोगों को सारा चीज को समझना है और अच्छी तरीके से सारी चीज को याद रखना है। ठीक है? अब अगला देखिएगा। अगला की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर बताइए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भाग में बांटा था। अब देखो, अंतर्मुखी यानी युंग ने बांटा था, सॉरी फ्रायड का जो मन का सिद्धांत तो हो जाएगा। युंग ने व्यक्तित्व कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। बात समझ में आ रही है? 3 भाग में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो व्यक्ति शर्मिला वाला है, जो व्यक्ति शर्म करता है, अपने आप में सीमित रहता है, अकेले अकेले रूम में घुसे रहता है, उसका व्यक्तित्व तो अंतर्मुखी वाला होगा। बहिर्मुखी, जो व्यक्ति समाज में मिलनसार होता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है, उसको कहेंगे बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो दोनों में पाया जाएगा, दोनों व्यक्तित्व जिस व्यक्ति में पाया जाएगा उसको कहेंगे उभयमुखी। बात समझ में आ रही है? युंग ने व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में बांटा है। यानी जो युंग साहब है, युंग साहब व्यक्तित्व को 3 कैटेगरी में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और क्या हो जाएगा? उभयमुखी। तो इसके बारे में पूछा गया है तो आराम से लिख सकते हो। अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट कहते हैं। युंग ने मानसिक सिलगुणों के, यानी मानसिक सिलगुण का मतलब होता मानसिक गुण, मानसिक सिलगुण का मतलब होता मानसिक गुण। बात समझ में आ रही है? मानसिक सिलगुण का मतलब होता मानसिक गुण। युंग ने मानसिक सिलगुणों के आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकार में बांटा है। अंतर्मुखी 3 होगा और एक होगा उभयमुखी होगा। समझ गए? उभयमुखी और एक होगा उभयमुखी। उभयमुखी के अंतर्गत बांटा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व संकोचशील यानी शर्म करने वाला है ना, जल्दी नया आदमी से मिलेगा नहीं, रूम में घुस घुस के रहेगा, शर्म लीला ज्यादा होगा। लज्जालु मतलब शर्म करने वाला, और आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित मतलब खुद में केंद्रित होते हैं, अपने आप से बातचीत करते, किसी दूसरे से जल्दी मिलने नहीं जाते हैं। समझ गए? उसके बाद ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रेमी होते हैं, मतलब यानी शांत रहते हैं, अकेला, जहां शांति है, जहां कोई नहीं है, वहां जाकर के छिप के अकेले बैठ के रहते हैं। अकेला रूम में बैठ के रहेगा, अकेला मैदान में बैठ के रहेगा, एकांत प्रेमी होता है। ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है। समझ गए? रूढ़िवादी अधिक होते हैं, मतलब देखो जो व्यक्ति समाज में एकांत रहेगा, लोगों से मिलजुल नहीं करेगा ज्यादा, तो उनके अंदर रूढ़िवादी सोच होगा, पुराना ख्यालात के आदमी होंगे, है ना। ये लोग जो होंगे पुराना ख्यालात के आदमी होंगे, रूढ़िवादी सोच इन लोगों में पाया जाता है, यानी रूढ़िवादी सोच अधिक होते हैं। तथा इनके सामाजिक संबंध आवश्यकता से भी कम होता है,
मतलब ये व्यक्ति जो है ना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपना सामाजिक संबंध भी आवश्यकता से भी कम रखता है। यानी इनका जो रिश्तेदार है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति का जो रिश्तेदार होता है, ये अपना रिश्तेदार, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप से भी जल्दी बात नहीं करता है, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता है ये। और जरूरत से ज्यादा रिश्ता तो क्या, जो रिश्ता से बातचीत करना चाहिए उससे भी बात नहीं करता। यानी इसके संबंध है, इसके दोस्त है, इसके फ्रेंड वगैरह बहुत कम होते हैं, समझ गए। ऐसे व्यक्तित्व पुराने मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, यानी बाप दादा के जमाने की बातों को मानेगा, है ना, पुराने ख्यालात का आदमी होगा, है ना। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो गया। उनके विचार में दृढ़ता पाई जाती है, मतलब इनका विचार कठोर होता है, इनके विचार को आप बदल नहीं सकते हैं, इनका विचार काफी ज्यादा कठोर होता है, इनके विचार को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। क्या हम लोगों को अंतर्मुखी वाला बनना चाहिए? हमारा व्यक्तित्व, हम लोगों का व्यक्तित्व युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हम लोग बनेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ना अंतर्मुखी बनेंगे ना बहिर्मुखी बनेंगे, हम लोग बनेंगे उभयमुखी, यानी दोनों चीज हम लोगों में होना चाहिए, समझ गए। ना ही हम लोग को एकांत में रहना है, ना ही हम लोगों का विचार कठोर नहीं करना है। देखो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी आदमी के प्रति अपने विचार को कठोर नहीं करना चाहिए। नहीं, वो व्यक्ति बहुत खचरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति तो है ही वैसा, है ना, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, भाई अच्छा भी हो सकता है, बुरा क्यों होगा हमेशा? हमेशा के लिए इंसान थोड़ा ना बुरा होता है ना। तो किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म के लिए कठोर सोच नहीं रखना है, सॉफ्ट सोच रखना, सॉफ्ट विचार रखना है, आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव लाया जा सके, है ना। ऐसे व्यक्ति को आप ना नहीं पाइएगा, जिद्दी टाइप का व्यक्ति होता है, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिद्दी टाइप का होता है। और बहुत ज्यादा समाज के लिए ये लोग जो हो ना, ये समाज के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पुराने विलनों को मानते हैं, पुराने ख्यालात के आदमी होते हैं, है ना, और अपने विचार में बदलाव नहीं लाते हैं। इनको कोई बोल देगा कि हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, सारे लोग जो हैं बुरे होते हैं, और जो लोग नास्तिक होते हैं, जो नहीं मानते हैं खुदा भगवान अल्लाह को, वही लोग ठीक होते हैं। तो ये इस तरह का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमेशा हिंदू मुस्लिम से नफरत करेगा, समझ गए। तो ये चीज हो जाएगा। अब देखो अगला जो है बहिर्मुखी, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सामाजिक संबंध आवश्यकता से ज्यादा होता है। यानी जिसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी वाला होता है, उसका सामाजिक संबंध आवश्यकता से भी ज्यादा होता है। जैसे कि नेता, राजनेता, जो नेता वगैरह होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, समाज में जो लोग होते हैं, जो सभी लोगों से मिलजुल करके रहते हैं, सभी लोगों से हंस मुझ कर बातचीत करते हैं, सभी लोगों से मिलनसार होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, समझ गए। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, सबसे मिलजुल करके रहेगा। और अंतर्मुखी वाला एकांत, अकेले, नहीं जाएंगे किसी के पास मिलने, है ना। इनके विचार एवं व्यवहार में लचीलापन होता है ना, यानी इनके विचार और व्यवहार में लचीलापन होता, मतलब समय आने पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपना विचार और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। क्योंकि हर इंसान जो है समय के साथ साथ अच्छा चीज सीखता है, बात समझ में आ रही है। इंसान समय के साथ साथ अच्छा चीज सीखते जाता है, तो वो चीज हम लोगों को भी करना चाहिए। तो अपने विचार और अपने व्यवहार में लचीलापन रखना चाहिए इंसान को, कठोरता नहीं। और वो जो है अंतर्मुखी वाला, वो अपने विचार और अपने व्यवहार में कठोरता रखता है, लचीलापन नहीं होता। उनका व्यवहार और विचार एक समान रहता है हमेशा के लिए, समझ गए। और एक समान व्यवहार नहीं होना चाहिए इंसान का, समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार और अपने विचार में बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है, कोई भी इंसान के लिए, कोई भी अच्छा इंसान के लिए, समझ गए। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है ना व्यक्ति, जो विचार होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, वह लचीलापन होता है, इसमें बदलाव लाया जा सकता है, समझ गए। जैसे कि भारत का संविधान लचीला है, आवश्यकता पड़ने पर भारत के संविधान में बदलाव लाया जा सकता है ना। ये चीज हो जाएगा। इनमें यथार्थता अधिक देखी जाती है, मतलब ये वास्तविकता को ज्यादा मानता है, यथार्थ का ज्यादा मानता है। ये नए मूल्यों को अधिक महत्व देता है, और वो पुराने मूल्य को ज्यादा महत्व देता है। ये नए विचार, नए मूल्य को ज्यादा मानता है। कौन? बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व वाला आदमी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला आदमी नए विचार, नए मूल्य को ज्यादा महत्व देता है, और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला आदमी जो है वो पुराने विचार को मानता है ना। अगला दिखेगा, इनमें उदारता अधिक देखी जाती है, मतलब लोगों से दोस्ती वगैरह ज्यादा करेगा, सबसे मिलजुल करके रहेगा, उदारता इनमें ज्यादा देखी जाती है। बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति
प्राय नेता, समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला आदमी जो है नेता वगैरह बनते हैं, समाज को सुधारते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, ये सब चीज बनते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी समझ गए कि अंतर्मुखी बनना है या बहिर्मुखी बनना है। हम लोगों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। तो हम लोगों का व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों का मिलन रूप होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व में, उसका व्यक्तित्व क्या कहलाता है, उसको कहते हैं ओमनियोवर्ट, यानी क्या कहते हैं उसको, उभयमुखी कहते हैं। जिनका व्यक्तित्व में दोनों पाया जाएगा दोनों उभयमुखी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उभयमुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम लोग उभयमुखी कहेंगे। तो हम लोगों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उभयमुखी होना चाहिए। ना ही हम लोगों को अंतर्मुखी बनना है, ना ही हम लोगों को बहिर्मुखी बनना है। ज्यादा बहिर्मुखी बनेंगे तो समाज लूट लेगा। अभी का समाज लुटेरा है। समाज मतलब अभी के लोग क्या है, लुटेरे हैं। आपको काम नहीं आएगा, आपसे काम लेगा वो, समझ रहे हैं ये चीज। तो हम लोगों को ज्यादा बहिर्मुखी भी नहीं बनना है, ज्यादा अंतर्मुखी भी नहीं बनना है। हम लोगों को अपना विचार में कठोरता भी रखना है और अपना विचार में लचीलापन भी रखना है ना। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है ना। ना ही हम लोग पूंजीवादी हैं, ना ही साम्यवादी हैं, हम लोग मिश्रित हैं भाई, दोनों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, क्लियर। अब अगला देखो, शिलगुण से आप क्या समझते हैं। शिलगुण का मतलब होता है गुण। अब यहां देखो, शिलगुण व्यवहार करने का एक विशेष, निश्चित एवं अस्थायी तरीका होता है। शिलगुण जो होता है यानी व्यवहार करने का एक विशेष और अस्थायी तरीका को हम लोग शिलगुण कहेंगे। व्यवहार करने का विशेष और अस्थायी तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, शिलगुण कहते हैं। व्यक्ति की अस्थायी विशेषताएं जिनके कारण उनके व्यवहार में स्थिरता दिखाई पड़ती है, उसे शिलगुण के नाम से जाना जाता है ना। यानी व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं होती है, जो उनके व्यवहार को निर्देश देता है, उनके व्यवहार की विशेषता को बताता है, उसी को हम लोग शिलगुण कहेंगे, है ना। उनके व्यवहार की विशेषता को जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शिलगुण कहेंगे, है ना। शिलगुण जो होता है व्यक्ति के अस्थायी विशेषताएं जिनके कारण उनके व्यवहार में स्थिरता दिखाई देती है। हमारा व्यवहार में स्थिरता है कि नहीं है, हमारा व्यवहार में स्थिरता है ना। कि हम पढ़ाते हैं अभी और हम चले जाएंगे लड़ाई करने के लिए, तो हमारा व्यवहार में स्थिरता होगा। हम अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ और हम 1 घंटा बाद जाएंगे मार्केट में लड़ाई करने के लिए किसी से, है ना, ले लेंगे लाठी सोठा ले लेंगे और चले जाएंगे लड़ाई करने के लिए। तो ये क्या मेरा व्यवहार में स्थिरता हुआ? नहीं ना, मेरा व्यवहार तो स्थिर नहीं है भाई। तुम कभी पढ़ा रहे हो, कभी तुम लड़ाई मार कर रहे हो भाई। तुम तो एकदम पढ़ाकू आदमी नहीं, तुम तो लड़ाई मार करने वाला आदमी हो। तो ये क्या है, हमारा व्यवहार में स्थिरता तो हुआ नहीं है। हमारा व्यवहार में स्थिरता कब होगा, जब हम सिर्फ पढ़ाएंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, पढ़ाई के पीछे पढ़ाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, तो हमारा व्यवहार स्थिर है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बढ़िया से एकदम स्कूल में पढ़ लिए, मेरे पास क्लास कर लिए, और घर में जाकर के एक बच्चे को 2-4 झापट लगा दिए, और घर में जाकर के किसी को जो है गाली भी दे दिए। तो ये गाली देना तो आपका काम नहीं है, कि अच्छा स्टूडेंट का तो काम नहीं है, ये एक अच्छा स्टूडेंट का व्यवहार तो है नहीं ये। तो आपका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहे, आपका व्यवहार हमेशा एक जैसा है, इसी को कहते हैं हम लोग शिलगुण, है ना। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो है उसमें स्थिरता देखी जाती है, उसी विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं, शिलगुण कहते हैं। हमारा व्यवहार स्थिर है ना, हम पढ़ा रहे हैं, आगे चल के क्या लड़ाई करने जाएंगे कहीं? आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के क्या काम करने जाएंगे? नहीं ना। स्थिर व्यवहार, एक ही जैसा ही व्यवहार आपका, एक ही जैसा काम है। एक ही जैसा व्यवहार इसलिए है क्योंकि एक ही जैसा आप काम कर रहे हैं, समझ गए। अब देखिए, इस प्रकार शिलगुणों का आशय व्यक्ति की अपनी विशेषताओं से है। यानी शिलगुण का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति की खुद की विशेषता, व्यक्ति की खुद की जो विशेषता है उसी को हम लोग शिलगुण कहेंगे। जैसे प्रभुत्व और अधीनता, संवेगात्मक स्थिरता और अस्थिरता, ईमानदारी, सामाजिकता आदि व्यक्ति के शिलगुण है। देखो, प्रभुत्व का मतलब होता है कंट्रोल। हमारे ऊपर कौन कंट्रोल करके रखा है? जब हम बच्चे होते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर जो प्रभुत्व जो जमाता है, जो अधिकार जमाते हैं हमारे माता पिता। जब हम एक जवान हो जाएंगे, जब हम खुद जिम्मेदार हो जाएंगे, तो हम अपने आप पर प्रभुत्व रखेंगे, अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, समझ गए। उसके बाद अधीनता। जब हम, अधीनता का मतलब होता है किसी के अंडर में रहना। जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के अधीन रहते हैं, माँ बाप के कहने के अनुसार चलते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, जब जिम्मेदार हो जाते हैं, तो अपने अनुसार सारा काम करने लगते हैं। तो अभी अधीनता, हम अपने अपने अंदर में हैं। उसके बाद हो जाएगा संवेगात्मकता।
संवेगात्मकता मतलब होता है संवेगात्मक स्थिरता, यानी हमारा इमोशन स्थिर है ना। पहले बच्चे में क्या होता था, बच्चे में कोई एक थप्पड़ लगा देता था तो रो जाते थे। संवेगात्मक स्थिरता का मतलब होता है संवेग एक जैसा होना, यानी इमोशन एक जैसा होना। ये नहीं कि अभी तुम हंस रहे हो 1 घंटा बाद रोने लगोगे, है ना। ये नहीं कि अभी 5 मिनट में तुम हंस रहे हो और 1 घंटा बाद खूब रोने लगोगे, तो ये संवेगात्मक स्थिरता नहीं कहलाएगा, ये संवेगात्मक अस्थिरता कहलाएगा। आपका इमोशन यानी संवेग, संवेग 2 प्रकार के होते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सकारात्मक संवेग के अंतर्गत हंसना, रोना, खुशी मनाना। नकारात्मक संवेग के अंतर्गत रोना, है ना, ये आपका नकारात्मक संवेग है। शोक मनाना नकारात्मक संवेग है। तो संवेगात्मक स्थिरता का मतलब होगा आपके संवेग में, आपके इमोशन में स्थिरता होनी चाहिए। आप अगर रो रहे हैं तो रोते रोते हंसिए मत, अगर हंस रहे हैं तो हंसते हंसते रोइए मत। तो यहाँ तो दोनों संवेग आप दिखा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे, स्थिर कहाँ है आप। तो संवेग के बारे में पढ़ाए थे ना कि संवेग 2 प्रकार के होते हैं, संवेगात्मक स्थिरता नहीं। अगर बचपन में कोई थप्पड़ लगा देता था तो हम रोते थे, अगर बचपन में कोई कुछ बोल भी देता था, छोटा सा बच्चा जो होता होंठ पूरा होंठ निकाल लेता है ना, 2 साल 3 साल का जो बच्चा होता है उनको अगर डांटोगे, ऐसे बोलोगे, आवाज तेज आवाज से अगर बात करोगे तो रोना स्टार्ट कर देगा, होंठ वगैरह निकाल लेगा, ऐसे कर देगा एकदम, है ना, होंठ वगैरह निकाल के ऐसे कर देगा, ठीक है। तो छोटा सा बच्चा, तो उनका संवेग क्या है, स्थिर नहीं है। अब वही जो बचपन में हमको डांट मिलती थी, वही डांट अगर हमको अभी मिलेगा तो फिर अभी भी हम रोएंगे क्या? अभी तो नहीं रोएंगे ना। क्यों? अभी मेरा संवेग स्थिर हो गया, मेरा इमोशन स्थिर हो गया। और बच्चों का जो संवेग होता है वो संवेग स्थिर नहीं होता है। बच्चे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी स्थिर रहते हैं, तो उनका संवेग में उतार चढ़ाव आते रहता है, इमोशन में उतार चढ़ाव आते रहता है। और हमारा संवेग, हमारा इमोशन क्या है, स्थिर है। तो संवेग में स्थिरता हम लाए हैं ना, तो ये भी मेरा एक गुण है ना, संवेग में स्थिरता ये भी मेरा गुण है। तो संवेग में स्थिरता भी क्या कहलाएगा, शिलगुण कहलाएगा। हमारे व्यवहार में, हमारे मन में जितना भी गुण शामिल है वो सारे गुण को हम लोग क्या कहेंगे, शिलगुण के नाम से जानेंगे। समझ गए? और स्थिरता यानी संवेगात्मक स्थिरता और अस्थिरता, ये भी एक व्यवहार, ये भी एक शिलगुण है। ईमानदारी, दुकान में गए 5 रुपया का सामान लिए, 4 टका दे दिए, 1 टका ठग लिए उसको, ये बेईमानी हो गया ना। लेकिन नहीं, 5 रुपया का सामान लिए तो 5 रुपया उनको देना पड़ेगा, देते हैं, तो ये ईमानदारी हो गया। ईमानदारी भी एक शिलगुण है। उसके बाद सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब हुआ समाज के अनुसार अपने आप को ढालना, समाज के अनुसार अपने आप को चलाना, यही है सामाजिकता। तो ये भी एक शिलगुण है। जब व्यक्ति समाज में अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेता है, समाज में अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेता है, तो ये भी एक शिलगुण है। बात समझ में आ रही है? तो शिलगुण जो होता है यह व्यवहार करने का एक विशेष, निश्चित और अस्थायी तरीका है। शिलगुण क्या है? शिलगुण यानी व्यवहार का गुण, यानी मन का गुण, हमारे मनोवैज्ञानिक गुण, हमारे व्यवहार का गुण ही शिलगुण है, ठीक है। तो एक व्यवहार करने का विशेष तरीका होता है शिलगुण, व्यवहार करने का एक विशेष तरीका होता है, एक निश्चित और अस्थायी तरीका होता है। व्यक्ति की अस्थायी विशेषता जिनके कारण उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई देता है, मतलब यानी अस्थायी विशेषता होता है व्यक्ति में। शिलगुण अस्थायी यानी परमानेंट होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, अगर आएगा तो बना सकते हो, वेरी गुड, इसको बना सकते हो। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग चलेंगे, ये हो गया शिलगुण के बारे में समझ गए। अब अगला देखो, मन के कितने स्तर होते हैं। अब देखो ये चीज तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए हैं बाबू? तो फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, याद है? सारी चीज याद है आप लोगों को? ये हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लॉन्ग में नहीं गए, समझ गया? और देखो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, इसमें हम घोड़ागाड़ी को दौड़ा नहीं सकते हैं। सीधी बात है कि इसमें हम घोड़ागाड़ी को दौड़ा नहीं सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाना पड़ता है। और आप लोग को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ये कोई खेल नहीं है जो कोई भी समझ लेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। अब यहाँ देखिएगा, मन के कितने स्तर होते हैं बाबू? तो मन के 3 स्तर होते हैं। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो 3 स्तर में बांटा है। किसने? फ्रायड ने मन को 3 लेवल में बांटा है। फ्रायड ने मन को 3 लेवल में बांटा है, लेवल 1, 2 एंड 3। लेवल 1 का नाम है चेतन मन, लेवल 2 का नाम है अर्धचेतन मन, लेवल 3 का नाम है अवचेतन मन। अब यहां देखिएगा, चेतन मन की बात करें, लेवल 1 यानी फ्रायड के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं। लेवल्स ऑफ माइंड यानी दिमाग के 3 स्तर होते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है दिमाग का, मन का, ये वो हिस्सा है जो हम अभी और इस समय अनुभव कर रहे होते हैं। वह सारी मानसिक क्रियाएं इसी में होती है। चेतन भाग मन का सबसे छोटा भाग होता है। मतलब अभी वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो अभी आप पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं,
तो वर्तमान में ये सब मन में चल रहा है ना, तब ना हम बोल पा रहे हैं। ये सब चीज मेरा दिमाग में खोपड़ी में है तब ना बोल पा रहे हैं। तो ये सब चीज मेरा अभी कहाँ चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा चेतन वाला भाग में है। और अभी जो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो ये समझ करके आप कौन सा भाग में जा रहा है, आपका दिमाग में चेतन वाला भाग में जा रहा है। यानी वर्तमान क्रियाओं से संबंधित कौन सा होता है, वर्तमान क्रियाएं मन में कौन सा होता है, मन में वर्तमान में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं होती है, उसका समायोजन मन के कौन सा भाग में होता है। वर्तमान में अभी करंट में अभी जस्ट एक सेकंड में जो क्रियाएं होती है मानसिक और शारीरिक, वो मन के कौन सा भाग से संबंधित है, वो चेतन वाला भाग से संबंधित है। समझ गए। और चेतन वाला भाग मन का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। पूछेगा कि फ्राइड के अनुसार मन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो चेतन वाला भाग मन का सबसे छोटा भाग है। बात समझ में आ गई। तो ये मन का सबसे छोटा भाग है। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं दैनिक जीवन में, वो मन के छोटा भाग है। अब देखो अर्ध चेतन, इसको क्या कहेंगे, सब कॉन्शियस यानी प्री कॉन्शियस माइंड। अब ये अर्ध चेतन की बात कर रहे हैं, तो ये वह हिस्सा है जिसमें ऐसी जानकारी होती है जिसे थोड़े से प्रयास से याद किया जा सकता है। यह चेतन और अवचेतन के बीच की कड़ी है। यानी ये देखो, ये है चेतन और ये है अवचेतन, इसके बीच का कड़ी कौन है, इसको दोनों को जोड़ने वाला जो है वो है अर्धचेतन। और अर्धचेतन की बात करें, ये चेतन और अवचेतन को जोड़ने का काम करता है। अर्धचेतन में मानसिक क्रियाएं, अर्धचेतन में वही सारे चीज जाकर के सेव हो जाता है जिसको याद करने पर हम लोग याद कर सकते हैं, है ना। वो चीज जो हम लोग भूल चुके हैं, वो क्रियाएं, वो यादें जिसको हम भूल चुके हैं, लेकिन याद करने पर याद आ जाएगा, तो वो सब चीज जाकर के कहां सेव होता है, अवचेतन में। बात समझ में आ रही है। अवचेतन में जाके सेव होता है। जैसे कि कल को मैंने क्या काम किया था, कल हम क्या किए थे, थोड़ा समय के लिए भूल गए ना। कल हम दोपहर में क्या खाए थे, थोड़ा समय के लिए भूल गए, लेकिन याद करेंगे तो याद आ जाएगा। तो वो चीज कहां जाके सेव होता है, अर्धचेतन में जाकर के सेव होता है। बात समझ में आ गई। और ये अर्धचेतन जो होता है, चेतन और अवचेतन को बीच में जोड़ने का काम करता है, अर्धचेतन। समझ गए। और ये मन का दूसरा भाग होता है। यहां देख लो अगला क्वेश्चन, अगला जो है प्यारे बच्चों, वो है अवचेतन। ये सबसे गहरा और बड़ा हिस्सा होता है दिमाग का, सबसे बड़ा हिस्सा अवचेतन, सबसे छोटा हिस्सा चेतन। दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, चेतन है, और सबसे बड़ा हिस्सा अवचेतन है। अब अवचेतन की बात कर रहे हैं, यह गहरा और बड़ा हिस्सा है जहां हमारे दबे हुए विचार, इच्छाएं और अनुभव छिपे रहते हैं। भूली हुई सारी विचारधारा इसी में जाकर स्टोर होती है। यह मन का सबसे बड़ा भाग है, हम लोग भूल चुके हैं। यह मन का सबसे छोटा भाग है, सबसे पिछला भाग। यह मन का सबसे पिछला भाग है, यह आपका अवचेतन। अब ये अवचेतन में कौन सी क्रियाएं जाके सेव होगा, जिसको हम लोग पूरा भूल चुके हैं, जिसको याद करने पर भी याद नहीं आएगा। जो मानसिक क्रियाएं, जो शारीरिक क्रियाएं, दिन जीवन में हमने क्या किया है पिछला साल, वो सारी चीज जिसको हम लोग भूल चुके हैं, उसको कहेंगे हम लोग अवचेतन। वो सारी चीज जाके कहां सेव होते हैं, अवचेतन में। देखो जैसे कि कल भोजन क्या किए थे, कल दोपहर में सब्जी क्या खाए थे भोजन में। एक सेकंड, यस हेलो, खुश रहिए, बोलिए। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अब यहां जो अवचेतन की बात कर रहे हैं, तो अवचेतन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अवचेतन में वही सारी चीज जाके सेव होगा जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जो याद करने पर याद आएगा ही नहीं, उसको कहते हैं हम लोग अवचेतन। बात समझ में आ रही है। अब कल भोजन क्या खाए थे दोपहर में, वो सब्जी क्या खाए थे, वो तो याद रहेगा। भूल गए लेकिन याद करने पर याद रहेगा, वो कहां जाके सेव होता है, जिसको याद, जो भूल गए जिसको याद करने पर याद आ जाएगा, तो वो जाएगा आपका अर्धचेतन में। लेकिन एक साल पहले आपने क्या खाया था, है ना, 4 महीना पहले आपने सब्जी में क्या खाया था, है ना, जस्ट 30 दिन पहले आपने रात को भोजन क्या किया था, याद है, नहीं याद है ना, भूल गए। जस्ट 30 दिन पहले, आज से लेकर के 30 दिन पीछे चल जाओ, भोजन में आपने क्या खाया, वो चीज आपको याद है, नहीं याद है। मतलब वो चीज जाकर के आपका सेव होता है अवचेतन में। यानी जो बिल्कुल पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, वो आपका अवचेतन में चले जाता है। इसी को कहते हैं दमन। दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैसी मानसिक विचारधारा, वैसी मानसिक सोच, वैसा दृश्य जो आपके दिमाग में चेतन वाला भाग में होता है और आपको दर्द पहुंचाता है, आपको डराता है, तो उसको आप भूल जाते हैं, उसको चेतन से धकेल करके कहां लेके आ जाते हैं, अवचेतन में लेके आ जाते हैं। मतलब कोई अगर आदमी आपको कहेगा
कि उसको भूल जाओ, है ना, उसको भूल जाओ, वो तुमको धोखा दिया है, उसको भूल जाओ। मतलब अगर आपको याद आता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके चेतन मन में वो आ रहा है। मान चलिए कोई इंसान हमको धोखा देगा तो उसका याद तो आएगा ना कि वो हमको धोखा दिया है, तो वो याद अगर आ रहा है तो वो चेतन वाला मन में मेरा है अभी, उनसे उस इंसान का इमेज मेरा चेतन वाला मन में है। लेकिन उस इंसान को हमको भूलना चाहिए, उसको भूलना है ना, भूल लेंगे वो याद नहीं आए, क्योंकि वो ये याद आता है। कोई अगर धोखा देता है कोई इंसान किसी को तो वो याद तो आता है ना, लेकिन वो धोखा देता है तो दर्द भी होता है कि भाई क्यों धोखा दिया, दुख होता है ना, दुख होता है। तो उस इंसान के इमेज को, उस इंसान को भूल जाओ, उस इंसान को भूल जाओ, मतलब उसके इंसान के इमेज को धकेल करके कहां लेके चल जाओ, अवचेतन में लेके चल जाओ। क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में अवचेतन वाला भाग में जाता है उस चीज को आप कभी दोबारा याद नहीं कर पाएंगे, याद आएगा ही नहीं आपको। तो वो सारी क्रियाएं, वो सारी चीज जो दिमाग को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है ना, उसको चेतन से अर्ध चेतन वाला भाग में धकेलने की प्रक्रिया को हम लोग दमन कहते हैं। दमन, दमन ये रक्षा युक्ति है आपके दिमाग को सेव रखने का, दिमाग को सुरक्षित करने का, ये क्या है, एक रक्षा युक्ति है, दमन। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि कोई इंसान धोखा देगा तो उसको हम लोग धोखा, उस इंसान का इमेज को, उस इंसान की यादों को चेतन वाला भाग से धकेल के कहां लेके चल जाएंगे, अवचेतन में लाके छोड़ देंगे। समझ गए? तो ये हो जाएगा दमन। तो चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन समझ गए? अगर आप कल भोजन क्या किए थे आपको याद है, लेकिन आप भूल चुके हैं कल भोजन क्या किए थे, याद करने पर याद आ जाएगा तो वो अर्धचेतन में सेव है। 30 दिन पहले क्या किए थे भोजन, नहीं याद है तो वो चले गया है अवचेतन में। यानी जो कंप्लीट रूप से भूल चुके हैं वो सारी विचारधारा है अवचेतन में, जो कंप्लीट रूप से नहीं भूले हैं वो विचारधारा है जो याद करने पर याद आ जाएगा वो अवचेतन में, और जो वर्तमान से संबंधित विचारधारा है वो चेतन वाला भाग में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला आता है चेतन प्रत्यक्ष जागरूकता और विचारों से संबंधित है। यानी चेतन वर्तमान से संबंधित प्रत्यक्ष जागरूकता और विचारों से संबंधित है। अर्धचेतन स्मृतियां और जानकारियां जो तुरंत सुलभ है उपलब्ध कराती है। अर्धचेतन स्मृति और जानकारी, जो यादें हैं, जो जानकारी है उसको तुरंत उपलब्ध कराती है। और अवचेतन में गहरे, छिपे और दबे हुए विचार और इच्छाएं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं वो सब भंडारित होता है अवचेतन में, है ना। जो छिपे हुए विचार हैं, जो गहरे चीज हैं, वो जाकर के अर्धचेतन में, अवचेतन में जाके सेव होता है। समझ गए? तो चेतन वर्तमान से, अवचेतन जो भूल चुके हैं वो याद दिला दे, अर्धचेतन जो भूल चुका वो याद दिला देगा। अवचेतन में गया मतलब खत्म हो गया, परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली डिलीट करना है कोई विचारधारा को, कोई चीज को दिमाग से, है ना, तो उसको आप अवचेतन वाला भाग में धकेल दीजिए, सबसे पीछे वाला भाग। तो मन का सबसे बड़ा भाग चेतन, उससे छोटा अर्धचेतन, और सबसे बड़ा मन का छोटा भाग, सबसे छोटा भाग चेतन, उससे बड़ा अर्धचेतन, और सबसे बड़ा भाग अवचेतन। समझ गए? तो ये चीज याद रखिएगा। चेतन, अर्धचेतन आपको पूछेगा तो आराम से इसको लिख सकते हो। अगला देखो, करेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को लिखें। करेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, करेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है कृष्णकाय, शारीरिक रचना के आधार पर ये पूछेगा आपको, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये आप आराम से बना सकते हो, ये आप आराम से बता सकते हो। पहला है कृष्णकाय, इस प्रकार के व्यक्ति लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। इन लोगों की मस्तिष्क चिड़चिड़ा वाला होता है। जब शरीर मोटा ताजा नहीं रहेगा, जब इंसान हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा तो उसका दिमाग का विकास होगा क्या? अरे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। कृष्णकाय व्यक्ति, ये करेस्मर जो मनोवैज्ञानिक है, ये व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर 3 प्रकार का व्यक्तित्व इन्होंने बताया। एक हो जाएगा कृष्णकाय, एथेंटिक। तो ये एथेनिक की अगर बात करें तो ये कहता है कृष्णकाय व्यक्ति कौन होगा, जिसका शरीर लंबा दुबला पतला होगा, है ना, वो हो जाएगा कृष्णकाय। अब बताओ शरीर दुबला पतला है, तो जब शरीर दुबला पतला है तो दुबले पतले शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि अरस्तु का एक लाइन याद है आपको कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी स्वस्थ शरीर रहेगा तब स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। जब यहाँ स्वस्थ शरीर है ये नहीं है तो स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कहां से होगा? मतलब मस्तिष्क का निर्माण नहीं हुआ, चिड़चिड़ापन वाला होगा ही। अगर मस्तिष्क का निर्माण होता तब उसका मस्तिष्क चिड़चिड़ापन वाला नहीं होता। तो मस्तिष्क का निर्माण नहीं हुआ तो मस्तिष्क तो चिड़चिड़ापन वाला होगा। समझ रहे हैं? हर चीज के पीछे लॉजिक है। समझ गए? तो ये कृष्णकाय हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है प्यारे बच्चों वो है पुष्टकाय। पुष्टकाय व्यक्ति का शरीर औसत कद होता है। ऐसे व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति के सुलगन पाया जाता है, यानी एवरेज, ज्यादा लंबा भी नहीं ज्यादा चौड़ा भी, ज्यादा लंबा भी नहीं ज्यादा नाटा भी नहीं, एवरेज होता है। आदमी का जो हाइट होता है, लंबाई होता है,
जो हाइट होता है, लंबाई एवरेज होता है, मोटाई एवरेज, यानी एक औसत व्यक्ति का शरीर, यानी एक औसत शरीर व्यक्ति का जो होता है उसको कहेंगे क्रिशकाय, और इसमें औसत शील गुण पाया जाता है, यानी एवरेज तौर पर, एवरेज यानी सामान्य तौर पर एवरेज औसत गुण सारा पाया जाएगा, समझ गए। उसके बाद है स्थूलकाय, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग मोटे तथा नाटे शरीर वाले होते हैं, है ना, मोटा होगा, नाटा होगा, लंबाई कम होगा और मोटा ज्यादा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्थूलकाय। मोटा ज्यादा होगा और लंबाई नाटा कम होगा, यानी मोटू मोटू, समझ गए। तो आपका हो जाएगा कृशकाय में दुबला पतला शरीर होता है और लंबा होता है। और यहां देखो एक चीज, इसमें क्या होता है, मोटा तथा नाटे शरीर वाले व्यक्तित्व होते हैं, इसको कहें स्थूलकाय। ऐसे लोग शांति प्रिय तथा शांति दिमाग वाले होते हैं, है ना। शरीर इतना मोटा ताजा होता है, इतना मोटा होता है शरीर, छोटा व्यक्ति होता है, हाइट में कम, शरीर मोटा, तो ऐसे व्यक्ति एकदम एक जगह शांत बैठ के रहेगा, बिल्कुल शांति प्रिय होता है लोग, समझ गए। शांति प्रिय मतलब शांति को पसंद करने वाला होता है, शांति मतलब कोई लड़की नहीं, समझ गए, शांति मतलब कोई लड़की नहीं, समझ गए, ये चीज समझ लो। तो करिश्मर ने व्यक्तित्व को शारीरिक गुण के आधार पर 3 प्रकार में बांटा। कृशकाय, शरीर अगर लंबा रहेगा, दुबला पतला रहेगा तो मस्तिष्क का चिड़चिड़ापन होगा, ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति को हम लोग कृशकाय के अंतर्गत रखेंगे। एक एवरेज व्यक्ति, ज्यादा लंबा भी नहीं, ज्यादा नाटा भी नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, एवरेज, और एवरेज मानसिक गुण उसमें है तो उसको पृष्ठकाय, और नाटा और मोटा और शांति प्रिय, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को स्थूलकाय कहेंगे, समझ गए। अगला देखिएगा, अगला है हम लोगों का दमन। दमन क्या होता है, मैंने अभी ही दमन के बारे में चर्चा किया, दमन के बारे में अभी ही मैंने चर्चा किया ना, कि दमन का मतलब क्या होता है बाबू। हाँ, दमन का मतलब होता है कि आपके चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन पढ़ाए। अरे चेतन वाला भाग में हमारे वर्तमान से संबंधित है, अर्धचेतन वाला भाग आपकी वैसे चीज आके सेव है जो आप भूल चुके हैं लेकिन याद करने पर याद आ जाएगा, और अवचेतन में वो सारी चीजें जो बिल्कुल आप भूल चुके हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चेतन में आपके, मान चलिए चेतन में क्या, मैंने कहा कोई आपको धोखा दे दिया, है ना, मान चलिए ये आपको धोखा दे दिया, इसका याद आ रहा है, ठीक है, ये आपको धोखा दे दिया, रात दिन इसका याद आ रहा है, आपको दुख हो रहा है कि भाई इसका घटिया इंसान हमको धोखा क्यों दिया। तो ये जब याद आ रहा है तो मतलब चेतन में है। अब वर्तमान में जो भी चीज याद आता है तो वो तो चेतन वाला भाग में है ना, चेतन वाला भाग में है। तो इसका ये धोखा दिया, याद आता है तो आपको दुख होता है, तो जब आपको दुख होता है तो उसको याद क्यों कीजिएगा। यानी वो विचारधारा, वो मानसिक क्रिया जिससे मन को दुख पहुंचता है, पीड़ा यानी दिक्कत पहुंचता है, तो उसको याद क्यों कीजिएगा भाई, इसको भूल जाइए। मतलब ये चेतन वाला भाग से धकेल करके इसको आप अवचेतन में भेज दीजिए। इसको अवचेतन में, यानी सबसे बड़ा भाग में, जहां जाने के बाद ये याद ही नहीं आएगा। अवचेतन में जाकर के वही सारी चीज सेव होती जो याद करने पर भी याद नहीं आएगा। तो वैसे विचारधारा, वैसे मानसिक गुण जो चेतन वाला भाग में रह करके आपके मन को दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, आपको दिक्कत पहुंचाता है, तो उस विचारधारा, उस मानसिक गुण को चेतन से धकेल कर अर्धचेतन में भेजने की प्रक्रिया को हम लोग दमन कहते हैं। और दमन क्या है, एक रक्षा युक्ति है, यानी दिमाग को शांति रखने का, दिमाग को रक्षा करने का। ये क्या, जैसे कि शरीर को रक्षा करने के लिए, है ना, घर होता है। अरे भाई शरीर, शारीरिक रक्षा करने के लिए आपको शेर नहीं खाएगा, आपको जंगली जानवर अटैक नहीं करेगा आप पर, आपको कोई गोली नहीं मारेगा, आपको कोई जो आदमी, बाहरी आदमी लेकर के आपको शरीर को चोट नहीं पहुंचाएगा, तो आप घर में रहते हैं। तो घर क्या है, आपका शारीरिक कवच है, शरीर की रक्षा करने के लिए वो आपका बेस्ट है। ये दिमाग की रक्षा कैसे करोगे। दिमाग में कोई एक तरह से ऐसा ख्याल, ऐसा विचार आए जो आपको कष्ट पहुंचाए, जो आपको दिक्कत पहुंचाए, तो दिमाग की रक्षा कैसे करोगे। उसके लिए भी घर है क्या, दिमाग को भी कहीं घर में रख के आओगे अपने शरीर के जैसा। मान चलिए कोई दुश्मन हमको गन से, बंदूक से मारने के लिए आ रहा, हम घर में चले जाएंगे, हम घर में घुस जाएंगे, ताला लॉक कर देंगे, मेरा शरीर सुरक्षित हो गया। अब कोई आदमी जो धोखा दिया है वो हमारे दिमाग को परेशान करता है, अब उसको कैसे भूलेंगे, उसके लिए भी तो रक्षा युक्ति चाहिए। तो दमन क्या है, एक रक्षा युक्ति है जो आपके दिमाग को रक्षा प्रदान करता है। आपके दिमाग में जो गंदी विचारधारा है, जो पीड़ादायक विचारधारा है, जो एक, है ना, आपको दुख पहुंचाने वाली विचारधारा, उसको हटा करके चेतन से अर्धचेतन में लेके धकेल देता है। ये एक रक्षा युक्ति है दमन। बात समझ में आ गई। दमन एक ऐसा अहंग रक्षा प्रक्रम है। अहंग का मतलब होता है खुद की रक्षा करना, जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने वाले असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं को चेतन से हटाकर व्यक्ति के अचेतन में भेज देता है ना। चिंता, तनाव और मानसिक द्वंद्व, चिंता, तनाव और मानसिक द्वंद्व, चिंता, तनाव, स्ट्रेस, है ना, ये सब चीज को दिमाग में जो उत्पन्न होता है, सब चीज, ये सब चीज को चेतन से
निकाल करके अवचेतन में धकेल देता है, इसी को कहते हैं दमन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगला, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को लिखिएगा। देखो शेल्डन जिस तरह से वहां आपने देखा अस्थिलकाय, कृष्यकाय और है ना 3 प्रकार के व्यक्तित्व आपने जाना, क्या किसके आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर। अब यहां देखो ये शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को लिखें। तो पहला है, शेल्डन ने शरीर गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। तो अब देखो ये कहता है कि शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार को लिखिएगा। तो शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मेसोमॉर्फी, तीसरा है एक्टोमॉर्फी। अब देखो एंडोमॉर्फी शारीरिक रूप से गोल है, चौड़े कुल्हे और संकीर्ण कंधे, कंधा छोटा है, जो उन्हें नाशपाती के आकार का बनाते हैं, एंडोमॉर्फी हो जाएगा। दूसरा है मेसोमॉर्फी शारीरिक रूप से उनका सिर बड़ा और कंधा चौड़ा होता है और कमर पतला होता है, मोटू पतलू दिखेगा, कंधा भी चौड़ा है, सिर भी बड़ा है, कमर पतला है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मेसोमॉर्फी। अब इसमें एंडोमॉर्फी क्या होगा, शरीर गोल मटोल चबूतरे के जैसा, नींबू के जैसा गोल मटोल होगा, ठीक है, उसको कहेंगे एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फ जितना ही खा सकते हैं लेकिन उनका वजन कभी नहीं बढ़ता, वे सदैव दुबले पतले रहते हैं। तो दुबले पतले शरीर वाले व्यक्तित्व को हम लोग एक्टोमॉर्फी कहेंगे। एक्टो और मेजो, एक्टो मेजो, मॉर्फी तो तीनों में लगा हुआ है, मॉर्फी तो तीनों में लगा हुआ है, एंडो मेजो एक्टो, ठीक है। तो शेल्डन ने शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के, शारीरिक गठन के आधार पर भी इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। तो 3 प्रकार इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो आत्म के कितने प्रकार हैं बाबू। तो आत्म के कितने प्रकार हैं आपने पढ़े, आत्म का मतलब होता है खुद यानी सेल्फ। आत्म का कितना मतलब होता है, आत्म का मतलब होता है खुद यानी सेल्फ। अब देखो आत्म के प्रकार, आत्म के विभिन्न रूप या प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है व्यक्तिगत आत्म, पहला क्या है आपका, व्यक्तिगत आत्म, ठीक है। इसमें एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है, अर्थात मुख्य रूप से अपने आप को अनुभव करता है। व्यक्तिगत आत्म यानी आत्म का मतलब होता है खुद, चाहे हम आपकी आत्मा की बात कर रहे हैं या फिर किसी और की आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा का मतलब खुद का, आपका खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आत्मा है, मेरा खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा खुद का व्यक्तिगत कहलाएगा। कोई व्यक्ति आदमी रास्ते में चल रहा है, उसका आत्मा अलग है, आपका आत्मा अलग है, यानी खुद का सभी लोगों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जब हम अपना आत्मा की बात कर रहे हैं, खुद के आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत आत्मा। जब आप अपने आत्मा के बारे में बताइएगा तो आपका आत्मा आपका व्यक्तिगत आत्मा कहलाएगा। लेकिन सिर्फ आप आत्मा बोलिएगा तो इंसान नहीं समझ पाएगा कि किसके आत्मा की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो व्यक्तिगत आत्मा हुआ खुद के बारे में, खुद से संबंधित। सामाजिक आत्मा, इस प्रकार का आत्मा का प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें संबंध, त्याग, एकता जैसे जीवन के पक्षों पर जोर दिया जाता है। ये हो जाएगा आपका सामाजिक आत्मा। बात समझ में आ गई, सामाजिक आत्मा। अब देखो अगला है टाइप एच व्यक्तित्व की विशेषता को लिखिएगा। तो टाइप एच व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक कठोरता अधिक होता है, मतलब इनके विचार कठोर होते हैं, इनके विचार में बदलाव नहीं ला सकते हैं, है ना। उसके बाद परिस्थिति काफी विपरीत होने पर भी टाइप एच व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं और बिना अधिक तनाव महसूस किए अपने व्यवहार में संयमनशीलता बनाए रखते हैं, है ना। यानी कोई सामना आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ के समय में भी हिम्मत बनाए के रखेगा। कोई मुसीबत आ गया जीवन में, कोई दिक्कत आ गया, कोई परेशानी आ गया, फिर भी ये डरता नहीं है, ये डट करके हिम्मत बना करके मुकाबला करता है। तो टाइप एच व्यक्तित्व वाला व्यक्ति के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत होता है और उनके विचार क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक विचार कठोर होते हैं। वो जो ठान लिया तो ठान लिया, उनके विचार में बदलाव नहीं आता है, समझ गए। तो उस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को टाइप एच वाले व्यक्तित्व कहते हैं। अब अगला है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिएगा। तो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में प्रतियोगिता भावना, अति प्रवृत्ता, आक्रामकता, अति शीघ्रता तथा बेसब्री आदि का लक्षण पाया जाता है। जो कंपटीशन देगा, भाई वो 10 रुपया कमा रहा है हम भी कमाएंगे, वो 15,000 टका महीना कमा रहा है हम भी कमाएंगे, वो 15,000 कमा रहा है 20,000 कमाएंगे, वो 1 लाख कमा रहा है हम 2 लाख कमाएंगे। तो ये जो कंपटीशन की भावना है और बेसब्री वाला भावना, नहीं उसको अभी ये मिल गया हमको भी अभी ये चाहिए, ये बेसब्री वाला भावना, और साथ ही साथ एक तरह से जो होता है आक्रामकता यानी गुस्सा। जिस व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज्यादा है, किसी भी चीज को लेकर के गुस्सा ज्यादा उड़ जाता है, नॉर्मल सब चीज पर, और उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है कि नहीं वो कर रहा हम भी करेंगे, तो एक जेलसी होता है, जेलसी, ईर्ष्या, और साथ ही साथ अति शीघ्रता यानी बेसब्री जिस भी व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा, तो उस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होगा
टाइप ए व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा, उसके व्यक्तित्व को हम लोग टाइप ए व्यक्तित्व कहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के लिए सतत प्रयत्नशील होते रहते हैं तथा समय के दबाव का अनुभव करते हैं। टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप और धूम्रपान की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये लोग ब्लड प्रेशर इनका ज्यादा होता है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में जो होता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और ये सिगरेट वगैरह ज्यादा पीता है। सिगरेट वगैरह हो गया यानी नशा वगैरह ज्यादा करता है ये लोग, है ना। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व, समझ गए। अब देखो आत्म सक्षमता क्या है। आत्म सक्षमता का मतलब होता है खुद की क्षमता। आत्म सक्षमता का मतलब तो खुद की क्षमता, खुद की ताकत। किसी काम को करने की जितनी ज्यादा क्षमता है, किसी काम को करने की जितनी ज्यादा हिम्मत है, उसी को कहेंगे आत्म सक्षमता। यानी आत्म सक्षमता एक संपर्क बेंदुरा द्वारा प्रतिपादित किया सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जो स्वयं का एक संज्ञानात्मक पहलू है। आत्म सक्षमता के मतलब यानी तात्पर्य व्यक्ति के एक ऐसे दृढ़ विश्वास से होता है कि उसमें अमुक व्यवहार करने की क्षमता है। मतलब आत्म सक्षमता का मतलब वो खुद का व्यवहार, खुद की क्षमता, जिसके वांछित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। जिस व्यक्ति में आत्म सक्षमता अधिक होता है उसमें आत्मविश्वास की भावना भी अधिक होती है। यानी आत्म सक्षमता का मतलब हुआ खुद की क्षमता, खुद का विश्वास। अगर मेरा आत्म सक्षमता ज्यादा है तो मेरा आत्मविश्वास ज्यादा। यानी आत्म सक्षमता का मतलब हुआ कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का क्षमता, कार्य करने का एकदम गुण, है ना। तो जिसके अंदर आत्म सक्षमता ज्यादा होगा वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होगा। जो व्यक्ति के अंदर आत्म सक्षमता ज्यादा होगा वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा सफल होगा। बात समझ में आ गई। तो ये सब चीज है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो है ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। अब अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हम लोगों का अगला जो क्लास होगा लॉन्ग टाइप का क्लास होगा। मतलब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 क्लास होगा, क्योंकि चैप्टर छोटा नहीं है, चैप्टर बड़ा है। तो पहला क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किए, 14 शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। यानी सेकंड चैप्टर का चैप्टर 2 में 14 को शॉर्ट क्वेश्चन था और दूसरा जो क्लास होगा उसमें हम लोग 5 को लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर करेंगे। कितना? 5 को लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का कवर करेंगे। चैप्टर समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के बाद। इसी तरह से तो आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सफल एकेडमी को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास अगला क्लास में होगा, इसका 2 क्लास हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 14 को हुआ। अब यही शॉर्ट क्वेश्चन अगर कोई हिंदी का होता, कोई ज्योग्राफी का होता तो मात्र 30 से 35 मिनट में हो जाता। लेकिन साइकोलॉजी है बाबू, एक एक चीज को समझाना बहुत ज्यादा है ना पड़ता है। आप लोग समझती है कि एक चीज को कितना बार बोलना पड़ता है तभी आप लोग समझ पाते हैं, है ना। तो ये सब चीज है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया। अब अगला होगा बारी किसका? लॉन्ग क्वेश्चन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन का वेट कीजिएगा, वो भी जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, जम करके शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।